नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। हमारे साथ इस वक्त यहां पर मौजूद हैं वित्त और शहरी आवास विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड तक में। थैंक यू बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी। जब आप शपथ ले रहे थे, हमने देखा तो आपने संस्कृत में शपथ ली थी, तो बहुत ही पर्सनली मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं संस्कृत हमारी बहुत पुरानी भाषा रही है, तो उसको आपने बरकरार रखा। तो इस पर आप क्या कुछ कहेंगे क्या? और मुझे ये भी लग रहा था कि और भी मंत्रियों को ऐसे ही शपथ लेनी चाहिए थी। देखिए, आज मैं मंत्री हूँ। शुरुआत मेरी संघ पृष्ठभूमि की है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मैं एक डोईवाला इकाई का संयोजक रहा हूँ। मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश से उस समय हुआ करता था और उस समय हमने एक आंदोलन किया था कि उत्तर प्रदेश में संस्कृत को द्वितीय राजभाषा घोषित होनी चाहिए। वो मन के भाव तब से हैं। और आप ये समझिए कि संस्कृत पुरानी भाषा है लेकिन देववाणी है। यदि हम कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक, संस्कृत में ही हम सभी लोग उस चीज़ को मानते हैं, आप जानते हैं। तो तब से मेरी ये बात प्रारंभ हुई और मेरे मन में भाव आया कि हम देवभूमि के लोग हैं, देववाणी ये है। और आपको मैं बताऊं कि खुशी, मुझे जैसा आपने कहा कि मुझे खुशी हुई पर्सनली, तो मुझे तब खुशी हुई कि 2010 में माननीय निशंक जी, जो हमारे उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के, उन्होंने उत्तराखंड में संस्कृत को द्वितीय राजभाषा घोषित किया और ऋषिकेश, हरिद्वार इसको संस्कृत सिटी के शहर के रूप में घोषणा की। वो दिगर विषय हुआ। लेकिन चलते चलते जब 2017 की बारी आती है, तो मैं पहला विधायक था उत्तराखंड के इतिहास में जिसने विधायक के रूप में संस्कृत में शपथ ली 2017 में। तब भी मैंने संस्कृत में शपथ ली थी। और मैं आपको उससे आगे बढ़ा के बात बता रहा हूँ कि मेरे को एक सौभाग्य प्राप्त है कि मैं उत्तराखंड के इस जो लोकतंत्र का मंदिर विधानसभा जिसे हम बोलते हैं, उसका मुझे अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मेरे हाईकमान के कृपा से। और तब भी मैंने पूरे विधानसभा के अंदर जितने मंत्रीगण हैं, आज तो मैं खुद मंत्री हूँ, और जितने हमारे अधिकारीगण हैं, चाहे मेरे आवास हों, सब में मैंने हिंदी के साथ संस्कृत में पट्टिकाएँ लगाई थी। और जितने भी विधायकों की समितियां बनती हैं मेरे विधानसभा के अंदर, लोक लेखा समिति है, पलायन समिति भी मैंने उस दौरान नहीं बनाई, ऐसी संस्कृत उन्नयन समिति भी बनाई थी विधायकों की। ये मुझे लगता है कि उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार, और यदि मैं समझता हूँ जहाँ तक मैं सही हूँ, पूरे देश भर में ये पहली विधानसभा है जहाँ पे संस्कृत के लिए विधायकों की संस्कृत उन्नयन समिति मेरे द्वारा बनाई गई थी। अब बारी आई, जैसा आपने कहा कि अब हम मंत्री के रूप में शपथ लेने की बारी आई, तो मेरे मन में भाव आया क्यों ना मैं फिर संस्कृत में, हालांकि इस बार भी संस्कृत में शपथ ली जब मैं विधायक की शपथ ली थी 2022 में भी। और फिर मेरे द्वारा, चूँकि देवभूमि के हम लोग, देववाणी ये कही जाती है, तो मेरे द्वारा संस्कृत में शपथ ली गई। और मैं आपका भी धन्यवाद कर रहा हूँ। और सैकड़ों नहीं, हजारों लोगों के फ़ोन, और जिस प्रकार से जहाँ भी जाता हूँ सबसे पहले मेरे बारे में ये कहा जाता है कि शायद देश में पहला कोई ऐसा मंत्री हुआ जिन्हें संस्कृत में शपथ ली। हमें बहुत अच्छा लगा। तो मैं इस रूप में, मैंने संस्कृत का जो मेरा जो प्रेम है, संस्कृत भाषा से मेरा प्रेम है, तो वो निश्चित रूप से। और आपको, यदि आप इधर से बाहर निकलें, तो मैं छोटा सा उदाहरण पिछला भी दे रहा हूँ कि हमारे उत्तराखंड की विधानसभा में ऊपर भी जो बोर्ड लगा है वो भी मेरे द्वारा संस्कृत में लगाया गया था, शायद आज भी वहाँ विद्यमान है। मैं ज़रूर उसको कवर करते हुए जाऊंगी। ठीक है, थोड़ा आपके काम के जो विभाग आपको मिले हैं उस पर आते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण विभाग है, वित्त मंत्रालय आपके पास है, शहरी और विकास और आवास आप देख रहे हैं। थोड़ा सा आवास को लेके, शहरी विकास को लेके बताइए, क्या विज़न है आपका, किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं? आप भी नया नया विभाग है, समझ रहे हैं चीज़ों को, क्या कुछ हो रहा है फिलहाल? देखिए, शहरी विकास और आवास ये दो अलग अलग विभाग हैं। शहरी विकास में हमारे यहाँ 101 हमारे यहाँ निकाय हैं उत्तराखंड के अंदर, एक बढ़ाया है तो 102 हो गए, जिसमें नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। तो इन सभी को कैसे हमारे जो शहरी विकास हैं, निकाय हैं, इनके सोर्स ऑफ इनकम कैसे बढ़ें, उसको लेके मैं अभी तक लगातार बैठ के कर चुका हूँ। और फिर हमारे यहाँ जो शहरी विकास के अंतर्गत जो भी निकाय आने वाले हैं या जो हैं, उसमें अब जैसे चार धाम यात्रा प्रारंभ होने वाली है।
अभी मैंने तमाम जो मेरे चार धाम यात्रा के उस मार्ग में पड़ने वाले जितने भी हमारे अधिकारी हैं, चाहे उसमें ईओज होंगे, चाहे मैनेज होंगे, प्रशासनिक अधिकारी होंगे, पुलिस के अधिकारी होंगे, उनके साथ भी मैंने अभी 2-3 दिन पहले बैठक ली। क्योंकि चार धाम यात्रा जब यहाँ से हरिद्वार या ऋषिकेश से आगे बढ़ेगी तो अनेकों हमारे जो नगर पंचायत हैं, नगर पालिकाएँ हैं, और उससे पहले एक ऋषिकेश का नगर निगम भी पड़ता है, तो यात्री या श्रद्धालु जो पूरे देश भर से नहीं विश्व भर से आने वाले लोग हैं, उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो। अब आप उसमें 2-3-4 तरह की बातों को आप समझिए कि मैंने कहा है कि साफ़ सफाई प्रॉपर होनी चाहिए। अभी तक आप जो है सफाई 2 बार कर रहे हैं, मैंने कहा आप 3 बार करिए, 3 शिफ्टों में करिए, यानी कि 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट करिए। जैसे आप सुबह को जो करते हैं वो रात को करिए। रात को करेंगे तो जो आने वाला श्रद्धालु है, तीर्थ यात्री है या स्थानीय व्यक्ति है, सुबह उठने के बाद उसे गंदगी नहीं दिखनी चाहिए। रात को करिए, 3 शिफ्ट में करिए, और सफाई प्रॉपर होनी चाहिए। इसके साथ साथ छिड़काव, चूँकि गर्मी बढ़ी है, यात्री बहुत बड़ी संख्या में इस बीच में आने वाले हैं, गंदगी बढ़ेगी और महामारी बढ़ने के और बीमारी बढ़ने के आसार रहते हैं। तो मैंने कहा है कि जहाँ अभी हफ्ते में 1 बार छिड़काव हो रहा है या कहीं कहीं 2 जगह हो रहा है, मैंने कहा 3 बार रोज़ आप छिड़काव करिए डेली, और 1 मई से लगातार रोज़ पूरे यात्रा मार्ग क्या अन्य जितने भी हमारे निकाय हैं उसमें मैंने कहा रोज़ आप छिड़काव करिए। इसके साथ साथ हमारे यहाँ जो टॉयलेट्स हैं उनकी स्थिति मैंने जानी, आवासीय स्थिति है वो उसको भी मैंने जाना, कैसे जहाँ पे यदि आपको मोबाइल टॉयलेट्स नहीं है, हमारे यहाँ 3 जगह से मुझे आई थी कि भाई हमारे यहाँ मोबाइल टॉयलेट्स नहीं है, उनको मैंने देने का तुरंत निर्णय दिया, मैंने निर्देश दिए अपने जो हमारे अधिकारी हैं, यानी कि हर तरह से सफाई के लिए। और टॉयलेट्स जिसकी मैं बात कर रहा था उसमें साफ़ सफाई रहनी चाहिए। पता चला कि सफाई नहीं हो रही है तो और बीमारी बढ़ेगी, तो इसको लेके मैंने काम किया। और मैं उसके साथ साथ भी कह रहा हूँ कि जो हमारे पूरे निकाय हैं, जैसा आपने कहा क्या करने वाले हैं, तो उनका सोर्स ऑफ इनकम कैसे बढ़े, कैसे हमारे वहाँ पे जो स्टाफ है क्या उन पे वास्तविकता है, अभी तक क्या स्थिति है, क्या उसमें आगे हम जो जितने स्वीकृत पद हैं उसके सापेक्ष हम हमारे यहाँ कर्मचारी हैं क्या, तो वो किस तरह से हम करें। लेकिन एक साथ साथ बात मैंने बहुत स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए हैं सभी अधिकारियों को कि जो जिस क्षेत्र का अधिकारी है, स्थानीय जनता को राहत देना, स्थानीय जनता को सुविधा देना, ये हमारी जिम्मेवारी रहेगी। कहीं पे भी माना अतिक्रमण का विषय आता है, कई बार हमने देखा अतिक्रमण रहता है, लेकिन बिना जनता के या स्थानीय दुकानदार के कॉन्फिडेंस में ऐसी शोषण की कार्रवाई नहीं होगी। आप करिए, उनको कॉन्फिडेंस में लीजिए। मेरा व्यक्तिगत मत है, मेरा एक स्वभाव है, मुझे माना आपको कुछ कहना है पहले मैं आपसे समझाऊंगा, पहले मैं आपसे बात करूंगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर मुझे जो काम करना है मुझे करना चाहिए। तो वो भी भावना हमारी रहनी चाहिए, यानी कि हम पूरे एक मनोयोग से भी काम करें और भाव हमारा किसी के प्रति दुराग्रह के रूप में नहीं होके हम जनता की सेवा के लिए करें। ये काम हम कर रहे हैं। जहाँ तक आवास की बात कही, आवास में मेरे यहाँ प्राधिकरण आते हैं। जैसे अभी मैंने हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की अभी मैंने समीक्षा बैठक की है, उसी प्रकार से आवास से संबंधित जो मेरी बड़े उच्च अधिकारियों की बैठक में मैंने जानकारी ली है। अभी हमारे जितने भी कंपोनेंट हैं उसमें अभी तक की मैं बैठकें 2-3 कर चुका हूँ, अन्य बैठकें भी कर रहा हूँ। जैसे उसके संबंधित हमारे यहाँ MDDA हैं या तमाम और प्राधिकरण हैं, उनकी मैं बात लगातार उनकी बैठक के बाद समीक्षा के बाद फिर मैं उस स्थिति में आऊँगा कि हमें अब क्या एक्शन और प्लान बनाना है। तो मुझे लगता है उसके फिर बाद हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल अभी समीक्षा बैठक ली जाएगी, उसके बाद एक्शन होगा। ठीक है, जिस तरह से आपसे किसी ने कहा था मोबाइल टॉयलेट की बात कही थी, नहीं है। जिस तरह से हम दिल्ली NCR में देखते हैं अग्रवाल जी, वहाँ पर कहीं ना कहीं 1 किलोमीटर बाहर चौराहे पर हम देखते हैं कि प्रॉपर तरीके से सुलभ शौचालय बने हुए हैं। तो क्या इस तरीके से हम ऋषिकेश में देख सकते हैं बने हुए, क्योंकि महिलाएं होती हैं या सफ़र में आते हैं तो दिक्कत होती है, आसपास ढूंढते रहते हैं कोई सुलभ शौचालय हो, तो इस तरह की कोई व्यवस्था हो सकती है क्या? नहीं, ऋषिकेश नगर निगम में हमारे विभाग के द्वारा सुलभ शौचालय ऑलरेडी हैं और उसमें महिला पुरुष के अलग अलग हैं, सीट्स अलग अलग हैं, द्वार भी अलग अलग हैं, वो हैं। मेरे द्वारा जो हमारे पूरे क्षेत्र में है उनके लिए भी कहा गया है। लेकिन एक समस्या कभी कभी आती है कि अपने पास ज़मीन है कि नहीं है।
भाई आप जहाँ भी बनाएंगे अपने पास ज़मीन भी तो होनी चाहिए ना। यदि मेरे पास यानी मेरे जिस निकाय पे ज़मीन नहीं है तो आप सुलभ शौचालय या कोई भी ऐसा निर्माण नहीं कर सकते। तो वो भी स्थिति कई कई जगह समस्या आती है, लेकिन जहाँ हमें लगता है कि आवश्यकता है हम करेंगे, और ये तो एक प्राथमिक हमारी जो है आवश्यकता भी है और हम लोग उसको करते भी हैं। अब देहरादून की बात करें तो देहरादून कहीं ना कहीं राजधानी है, मेन सिटी है, तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग यहीं से होकर गुजरते हैं। कल भी मैं पूरा दिन ऑलमोस्ट देहरादून में ही इधर उधर जा रही थी काम से, तो हमें भी वहाँ पे कोई वैसा टॉयलेट नहीं मिला। होता है कि क्योंकि सफ़र करते हैं तो ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि जो हमारे जैसे और भी आते हैं और भी जो ट्रैवल करते हैं, तो यहाँ पर भी ज़रूरत है, देहरादून के अंदर भी। तो हम चाहेंगे कि इसमें भी थोड़ा सा अगर आप संज्ञान लेंगे तो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा यात्रियों के लिए। नहीं, सुलभ शौचालय नगर निगम देहरादून के अंदर भी हैं, लेकिन अब ये अलग है कि संख्या कम हो सकती है। ये अलग बात हो सकती है, लेकिन हमें जहाँ जहाँ की आवश्यकता लगेगी फिर वही ज़मीन की उपलब्धता होगी, हम उसमें करने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ मैंने आपको फिर बताया कि हमारे मोबाइल टॉयलेट्स भी रहते हैं, वो जगह जगह बिल्कुल अपने जहाँ उनकी आवश्यकता है उनको हम भेजते हैं, बिल्कुल भेजते हैं। और जब ऐसी स्थिति आती है कि यात्रा सीजन हो या कोई मेले के कार्यक्रम हो या बड़े कार्यक्रम हो, तो वहाँ पे मोबाइल टॉयलेट्स बहुत बड़ी संख्या में हम लोग वहाँ पे, मतलब हमारा विभाग वहाँ पे लगाता है, निगम वहाँ पे लगाता है। कुल मिला के समस्या जहाँ तक मैं, जैसा आपने कहा कि संख्या कम है, यदि हमें विस्तारीकरण करना भी होगा और जगह हमें पे उपलब्ध होगी, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऋषिकेश में हम देख रहे हैं कि वहाँ जो कर्णप्रयाग तक एक रूट बन रहा है, मैं यहाँ पर रेलवे लाइन का ये जो प्रोजेक्ट है तैयार होने के बाद हम देख रहे हैं कि तमाम जो धाम होंगे, काफ़ी जो है जो कहते हैं टाइम है, इसकी बचत होगी, खर्चे की भी बचत यहाँ पर होगी। तो इस प्रोजेक्ट को लेकर आप क्या कुछ दर्शकों, मतलब जो दर्शक हैं, तमाम जो श्रद्धालु आते हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे ध्यान है कि हम लोग कभी कभी ये सुनते थे कि पहाड़ का आदमी जब आता था, वो देहरादून आए, ऋषिकेश आए, तो सबसे पहले वो देखता है रेलगाड़ी कैसी होती है। एक दिमाग में भाव तो रेलगाड़ी देखेंगे। और मैं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करूंगा, और जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को मन में लाया और आज वो धरातल पे उतर रहा है। 16,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है जो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक बनना है। अब आप जानते हैं अनेकों टनल्स के बीच में, और जो ओपन बहुत कम जगह वो ओपन स्थिति में होगी रेल, और वो सारी टनल से गुजरते हुए फिर कर्णप्रयाग पहुंचेगी। मैं निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हुए, और मैं कह सकता हूं, और समय पे ये जो चल रहा है काम, इसके लिए मैं उन लोगों का भी धन्यवाद कर रहा हूं जो इस काम पे लगे। लेकिन आप देखिए कि ये यात्रा इतनी सुगम होगी कि एक तो हमारे यहाँ आने वाली तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ेगी, उससे हमारे यहाँ क्षेत्र में जो आने वाले जो लोग होंगे उसके माध्यम से हमारे यहाँ आर्थिकी जो है, जो कमज़ोर स्थिति में है, वो कहीं ना कहीं उसका इजाफा होगा। फिर हमारे यहाँ तीर्थयात्री बढ़ेंगे। फिर आप देखिए कि जब माना मैं ही हूँ, मैं सड़क मार्ग से जा रहा हूँ, मेरा उसका जो नेचर ब्यूटी का देखने का मज़ा कुछ और है, ट्रेन से जाऊँगा तो कुछ और होगा। तो ये दोनों स्थिति हमारे सामने हो गई। फिर हमारे यहाँ तो आप देखिए कि हेलीकॉप्टर से भी अब ये सुविधाएं चल रही हैं, यानी कि सड़क मार्ग और रेल मार्ग और हवाई मार्ग, तीनों माध्यम से हम लोग जो हैं चार धाम की यात्रा कर सकेंगे। तो ये सब कुछ संभव है तो माननीय मोदी जी के ही टाइम पे संभव हुआ। आज से पहले देखिए कि यदि रेलवे लाइन की बात करें तो इधर ऋषिकेश से ऊपर रेलवे लाइन का एक कदम आगे आज़ादी के बाद नहीं बढ़ा पाए, इधर देहरादून से एक कदम आगे हम लोग नहीं बढ़ा पाए। और आज मोदी जी के कृपा से, मोदी जी के आशीर्वाद से हम कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन ले जा रहे हैं। सुंदरता के नाते हमें अच्छा लगेगा, तीर्थयात्री बढ़ेंगे या अन्य यात्रियों को सुविधा होगी, समय का उसमें बचत होगी, पैसे की उसमें बचत होगी, और जो सहूलियत बहुत अच्छी उसमें होने वाली है। तो इन तमाम चीज़ें हमारे आने वाले समय पे इसकी हमें लाभ मिलने वाला है। और साथ साथ में इसमें मैंने जैसे कहा कि हमारे लोगों को उसका जो एक आर्थिकी का लाभ होगा, अनेकों लोगों को रोजगार मिलेगा, अनेकों लोग इससे लाभान्वित होंगे। तो ये सारी चीज़ें देख के तो मैं कह सकता हूँ ये तो अपने आप में अद्भुत परियोजना जो है माननीय मोदी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसमें से एक ही है। उनके लिए मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। आप विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, अभी ऋतु खंडूरी जी हैं, तो कैसा महसूस करते हैं? आप उनको अपना सेम काम करते देखते हैं, तो क्या आपको लगता है कि बिल्कुल बखूबी हो रहा है? क्योंकि उनके लिए हालांकि ये काम नया है, तो किस तरीके की जो चीज़ें हैं आप देख रहे हैं? देखिए, हर एक के लिए कोई काम तो नया हो गई। जब मैं बना तब मेरे लिए नया था, आज वो बनी उनके लिए नया है। लेकिन वो बहुत ही योग्य हमारी अध्यक्षा हैं। और मैंने देखा है कि जब पिछली बार मैं विधानसभा अध्यक्ष था तो माननीय विधायक के रूप में अनेकों उन्होंने जो है अच्छे आयाम जोड़े थे।
और बल्कि मैं तो जब कभी महिला के नाते विधायक के रूप में कहीं बात आती भेजने की तो मैं ऋतु खंडूरी जी का नाम जरूर भेजता था। और आज वो खुद माननीय अध्यक्षा हैं, बहुत योग्य, मैंने जैसा कहा मैंने खुद भी देखा है। और उनकी काबिलियत के माध्यम से अब वो अच्छा करेंगी। जहाँ तक मेरे काम की बात है तो वो 5 साल मैंने किए हैं, वो आपके सबके सामने हैं, अच्छे काम हुए हैं। और संयोग से उनसे हमारे अच्छे रिलेशंस भी हैं। और उनको पिछली बार मैंने जब पहला सत्र गया, अच्छा उन्होंने संचालन किया है। चूँकि बढ़िया बात क्या है कि वो माननीय अध्यक्षा जी हैं और संसदीय कार्य भी मैं हूँ, संसदीय कार्य मंत्री भी मैं हूँ, तो निश्चित रूप से वो एक तालमेल और एक वो जो, हाँ, वो हमारा जो आप एडवाइस भी उनको कर सकते हैं क्योंकि आपका तो एक्सपीरियंस अब तो उनको जो है बताना तो कहना गलत होगा, अब तो उनके निर्देशों का पालन मुझे करना है। सही बात है, अध्यक्ष विधानसभा के नाते उनके निर्देशों का पालन हमें करना है, क्योंकि यही परंपरा है। और स्वाभाविक रूप से मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि जो परंपराओं को और जो संविधान है, वैधानिक स्थिति है, जो हमारे यहाँ वैधानिक मूल्य हैं, उनका मैं पालन करता हूँ। निश्चित रूप से मैं भले ही 5 साल अध्यक्ष विधानसभा रहा, लेकिन आज वो हैं तो उनका मैं सम्मान करता हूँ। उनको निश्चित रूप से उनके जो दिशा निर्देश होंगे उनके अनुसार हम चलने का काम करेंगे। आप देखिए विधायक भी हैं और कैबिनेट मंत्री भी हैं, तो आपके पास दोहरी जिम्मेदारी है। ऋषिकेश की जो जनता है आपसे आप ज़्यादा उम्मीद करती है क्योंकि एक और जिम्मेदारी आपके पास है। तो हम बात करते हैं ऋषिकेश की जनता के लिए और ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए कुछ मोटे मोटे काम ऐसे आपने सोचे होंगे, कोई विज़न होगा जो ऋषिकेश के लिए आप करना चाहेंगे, तो वो थोड़ा सा बताइए कि आपने क्या किया है या क्या मतलब प्रोसेस में क्या हो चुका है और करने वाले हैं आने वाले 5 साल में। देखिए, बहुत अच्छा सवाल मेरे क्षेत्र के लिए आपने किया, लेकिन मैं आपको बताऊं 2007 से लगातार चौथी बार मैं विधायक हूं। और जहां हमें मोदी जी का आशीर्वाद हमें मिलता है, जहां मुझे मेरे माँ गंगे का आशीर्वाद मिलता है, भगवान श्री का आशीर्वाद मिलता है, मेरे इष्ट देवता का आशीर्वाद मिलता है, मेरे जितने भी ऐसे लोग हैं जिनका मुझे आशीर्वाद मिलता है वो तो है ही है, लेकिन मेरी जनता का मुझे बहुत आशीर्वाद मिलता है। और उसके कारण में यदि आप जाएं कि 4 बार से यदि मैं लगातार एक जगह से मैं जीत के आ रहा हूं, और आपको मैं बताऊं कि हर बार मेरा मार्जिन बढ़ के आता है, हर बार बढ़ता है। यदि मैं 2000 हर बार ज़्यादा मार्जिन से मुझे जिताती है। और देखिए, मुझे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन चूँकि आपने ऐसा विषय उठाया, कभी कभी मन में आता है कि हर बार जो मेरे सामने चुनाव लड़ते हैं वो हर तरह के हथकंडे अपनाने का काम करते हैं। वो जातिवादी राजनीति करते हैं, वो क्षेत्रवाद की राजनीति करते हैं, वो पैसा बहुत बहाते हैं, वो मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या वो नहीं बोलते हैं। लेकिन मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। और यदि मैंने अच्छे काम किए हैं तभी मैं 4 बार से जीत रहा हूँ। जनता की दुख सुख में जाना, जनता की समस्याओं को देखना और उसको करना, और मेरा एक नियमित स्वभाव रहा है पिछले 2007 से लगातार अभी तक कि मैं सुबह लगभग जितना मुझे समय मिलता है, यदि समय ज़्यादा है तो ज़्यादा, नहीं तो कि निर्धारित समय मेरा सुबह 1 या 1.5 घंटा मैं आम व्यक्ति से लगातार पिछले 15-16 साल से बैठता हूँ और मिलता हूँ, उनकी समस्याएं सुनता हूँ और उनको पूरा करने की, उनका निराकरण करने का पूरा गंभीरता से प्रयास करता हूँ। अब आपको मैं अपने क्षेत्र की बात बताता हूँ। मैं कोई चुनावी वादा नहीं करता हूँ, ये आपकी जानकारी में डाल रहा हूँ। कोई मैं ये कहूँगा कल को मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैंने आज तक चौथा चुनाव लड़ रहा हूँ नहीं किया है। लेकिन जो हमारे पार्टी का मैनिफेस्टो है उसके अनुसार हम लोग काम करते हैं, चूँकि उसे हम गीता की तरह मानते हैं। वो हमारा ध्येय बनता है कि इसको हम पूरा करना है। लेकिन स्थानीय स्थिति में यदि मैं बात करूँ, मुख्य सड़क, बिजली और पानी, 3 मुख्य समस्याएं होती हैं, और यही जनता इसको देख के आगे अपना और निर्णय सब करती है। सड़क की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, जब 2007 में मैं चुनाव लड़ा था तो मैं देखता था मेरे विधानसभा क्षेत्र में लगभग घुटने से ऊपर तक के कई जगह ऐसे थे जहाँ पानी चलता था, सड़क नहीं होती थी। जनता कभी जब बरसात होती थी, पजामा या निक्कर या जो भी पहन के अपना इस पर रख के, पजामा या पैंट, तब उसमें जाके अपने गंतव्य घर तक पहुँचते थे। आज ऐसा कोई, पूरे विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, इक्का दुक्का कहीं, मुझे लगता है वो भी कहना ज़्यादा हो जाएगा, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ सड़क नहीं बनी है।
खुद ऋषिकेश पूरा भ्रमण करके आ रही हूँ, फिर आपसे हम बात कर रहे हैं तो हमने सड़कें तो हालांकि सारी ही कारी, मतलब बिल्कुल एक गड्ढा भी नहीं मिला हमने। मतलब एक कहते हैं ना, हम गाड़ी से जा रहे थे तो ब्रेकर मतलब वैसा भी नहीं आया कि कोई गड्ढा मिला हो। तो वो मैं प्रैक्टिकली बोलूँगी कि नो डाउट सड़कें अच्छी हैं। बिजली पानी की आपने बात कही तो सुन में आ रहा है कि यहाँ पर बिजली कटौती हो रही है, पानी की दिक्कत भी, पेयजल की बनी रहती है। तो इसको लेके क्या कोई कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, तत्कालिक समस्या है, लेकिन मैं इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करना चाहूँगा। जहाँ तक पानी की बात है, हमारे यहाँ पानी लोगों को पहले कभी हैंडपंप से कई जगह पानी पीते थे, छिद्रवाला, साहबनगर, चकजोगी वाला, जोगेरा माफ़ी, ऐसे और अन्य क्षेत्र, घुमानी वाला, और अनेकों स्थानों पे ऐसा था कि उन्हें मोटर लगा के पानी ऊपर पहुंचाने की आवश्यकता पड़ती थी। आज मेरे विधानसभा क्षेत्र में हैंडपंप नाम की चीज़ बहुत कम है, सबके घरों में पानी है। जो साहबनगर, जोगे वाला माफ़ी और छिद्र वाले की बात करता हूँ, तो 2010 में मेरे द्वारा वहाँ पानी की 6 करोड़ की लागत से उस टाइम पे 2010 के आसपास वो लाइनें बिछा चुका था और हैंडपंप वो भूल गए। यानी कि वहाँ सबसे ज़्यादा हैंडपंप थे, वहाँ पे नाम मात्र के हैंडपंप है। गंदा पानी पीने की अब आवश्यकता उन्हें नहीं है या नहीं पी पा रहे। ऐसी पूरे विधानसभा क्षेत्र में पानी की लाइनें बहुत ज़बरदस्त तरीके से आजकल बिछ रही हैं। खदरी की बात करिए, साहबनगर रायवाला, प्रतीत नगर की बात करिए, खान गांव की बात करिए, वहाँ आप ये देखिए पानी का इतना ज़बरदस्त फ्लो है कि पानी नीचे खोलिए और 5 मंजिल पे खोलिए, आपको मोटर लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी खदरी में, ऐसी गुमानी वाला में, ऐसी 18 करोड़ से खदरी में और 23 करोड़ से गुमानी वाला में काम चल रहा है। ऐसी हमारा 67 करोड़ की लागत से जो नगर निगम का जो क्षेत्र है, लेकिन पहले कभी ग्रामीण क्षेत्र में आता था, जिसे हम ऋषिकेश ग्राम सभा कहते थे, 67 करोड़ की लागत से वहाँ पे काम चल रहा है। शिवाजी नगर एक जगह थी, मुझे याद है कि वहाँ पे हमेशा एक समस्या आती, साहब हमारे यहाँ पेयजल लाइन नहीं, आज वहाँ भी पानी पहुँच रहा है। रायवाला जिसकी मैंने बात की, मुझे याद है कि एक जगह में जब किसी कार्यक्रम में 2017 के चुनाव में मैं गया, तो एक महिला ने खड़े होकर कहा था, यदि आप पानी नहीं देंगे तो हम आपके यहाँ वोट नहीं देंगे। लेकिन आप देखिए आज उनके घरों में वो पानी है कि 5-5 मंजिल तक उनके यहाँ पानी पहुँच रहा है। तो ये पानी की स्थिति बताई। और मैं आपको बता रहा हूँ 2022 के, ये 2022 चला, लास्ट तक लगभग सब घरों में हम लोग पानी की लाइन और पानी का उनका जो कनेक्शन है वो हमारे सरकार के द्वारा, हमारे द्वारा दिया जाएगा, हो जाएगा ये काम। जहाँ तक बिजली की बात है, बिजली की आप देखिए 2007 में मैं जब था पहली बार विधायक, अनेकों ऐसे लकड़ी के खंभे पे लाइट के जो है कनेक्शन और ये सब चलते थे, और हवा चलती थी तो लाइट चली जाती थी। आज देखिए कोई खंभा हमारे यहाँ लकड़ी का नहीं है, गले हुए पोले, पता चला आग लगी तो और नुकसान हो गया। कहीं ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे डिम लाइट की आज समस्या। जब पहले कभी इतनी डिम लाइट होती थी, आज गांव हो चाहे शहर हो, लोग वहाँ फ्रिज लगा रहे हैं और एसीज चला रहे हैं। का मतलब समझिए डिम लाइट कहाँ होगी तो कैसे आप चला पाएंगे। उसी स्थिति में आप मेरे यहाँ जितने भी मेरे विधानसभा क्षेत्र में जहाँ जहाँ डिम लाइट थी, जहाँ जहाँ लो वोल्टेज की समस्या थी, उनको हमने बहुत सुधारा है। अनेकों जगह हमने ट्रांसफार्मर्स लगाए हैं, अनेकों जगह हमने लाइंस बिछाई हैं। अब किसी के घर में कनेक्शन नहीं हो, ऐसा रेयर केस में तो आप कह सकते हैं, अपवाद के रूप में तो कह सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कह सकते। जहाँ तक अगर लाइनों के ऊपर बंचिंग केबल हमने लगाई है, पहले जैसे हवा चली, एक दूसरे तार चिपका, स्पार्किंग वगैरह, लाइट चली गई या किसी को करंट लगा तो उनके साथ दुर्घटना हो गई। आज मेरे क्षेत्र में लगभग 125 किलोमीटर से ज़्यादा मेरे यहाँ बंचिंग केबल जो काली काली वो तारों पे आप देखते होंगे मेरे क्षेत्र में लगाई गई है। ना तो लाइट जाती है, ना स्पार्किंग होती है, ना दुर्घटना की संभावना बहुत ज़्यादा है। जहाँ तक आपने कहा कि लाइट जाती है, देखिए आज की तारीख में आप भी जानते हैं पूरे देश भर में थोड़ा सा इसमें आजकल कुछ समस्या हमारे यहाँ है, लेकिन जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया तमाम उद्योग हमारे विद्युत के अधिकारियों को, उन्होंने कहा लाइट नहीं जानी चाहिए। अब ये तो मैं कह नहीं सकता कि 24 घंटे भी लाइट आ रही, लेकिन ये भी कहने को तैयार हूँ कि हमारे यहाँ लाइट की स्थिति बहुत अच्छी है। यदि कहीं आधे घंटे को लाइट चली जाए या 1 घंटे को लाइट चली जाए तो मान के चलिए कि ये उसको समस्या के रूप में नहीं लेना चाहिए। तो अब आपको मैं एक उदाहरण के तौर पर कह रहा हूँ, हालांकि पुरानी बात है। मैं पहली बार 2007 में जब विधायक बना, उस समय लाइट चली गई और आप देखिए कि एक व्यक्ति का रात को फ़ोन आता है कि विधायक जी लाइट चली गई, पता है कितनी देर से गई है? मैंने बताओ भी कितनी देर से गई है? कि लगभग 2, 2.5, 3 घंटे हो गए। मैंने कहा हाँ बिल्कुल 2, 2.5, 3 घंटे हो गए। आप तो आराम से बैठे हैं और हम तो जो बिना लाइट में हैं। जब मैंने उसे कहा भाई मेरे यहाँ भी लाइट नहीं है, मैं भी जो है हाथ से पंखा झूल रहा हूँ, तो उसको थोड़ा सा
शांति मिली, यानी कि विधायक भी होके यदि मैं पंखा झोल रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि हम लोग उस समस्या के लिए हम कोई उसके अलग से हमारी कोई श्रेणी होगी। अब उसके सामने तो समस्या आ गई, लेकिन उसी बात को मैं आज कह रहा हूँ कि उस टाइम से लेकर आज तक विद्युत के अंदर भी हमने बहुत बड़ा काम अपने विधानसभा क्षेत्र में किया है। तो यानी बिजली, पानी, सड़क के अलावा बहुत सी जो अन्य समस्याएं आती है उसमें मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में काम किया है। और मैं तिवारी जी आपको कहने के लिए भी बैठा हूँ कि 2007 में मुझे पार्टी की कृपा से यदि मुझे वोट मिले होंगे तो 2012 में यदि मेरी जीत हुई है उसमें थोड़ा सा योगदान मेरा भी होगा, और 2017 में भी यदि मैं विधायक बनाऊं तो मेरे काम का थोड़ा तो उसमें योगदान होगा। और 2022 में जरूरी नहीं है मैं चौथी बार जीता हूं, हर बार, बिल्कुल बिल्कुल, हर बार जरूरी नहीं कि पार्टी सिंबल को मतलब देख के ही लोग वोट करें, कहीं ना कहीं विधायक को भी। पार्टी को और माननीय मोदी जी की कृपा तो रहेगी, वो तो परमानेंट हो गई, लेकिन हमारा उसमें थोड़ा योगदान नहीं थी। मैंने उसमें काम से किया है, जनता के दुख सुख में जा रहा हूँ, कोई बेदाग छवि का यदि मैं व्यक्ति हूँ। अब आपको मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, 2022 का भी चुनाव संपन्न हुआ, 14 फरवरी का चुनाव था, 13 फरवरी की शाम तक, यानी कि जब मैं अपने सामान्य तौर पर जनता के बीच में बैठता था, कार्यकर्ताओं के में या बैठकों में बैठता था, 12 तारीख को हालांकि बहुत बड़ा कार्यक्रम मेरे यहाँ हुआ, एक विषय मैं रखता था सामने कि बताइए तुम मुझे, क्योंकि जहर जातिवाद, क्षेत्रवाद का घोलते थे हमारे मित्र जो कांग्रेसी या दूसरे लोग थे, उनका एक ही काम था, 5 साल कहीं दिखते नहीं है। कभी उन्होंने कोरोना में काम किया हो मुझे दिखता नहीं है, कभी 5 साल जनता के दुख सुख में गए हो मुझे पता नहीं है, कभी अब ये 5 साल में कुछ काम करेंगे ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं है। लेकिन चुनाव के दौरान आके सिर्फ आप एक जातिवादी, क्षेत्रवाद की राजनीति करके जहर घोल के और जनता को भ्रमित करने का काम करते हो। तो मैं ये कहने को बैठा हूँ कि 12 तारीख शाम तक, जब तक हमारा शाम को चुनाव प्रचार खत्म हुआ, या 13 तारीख को जहाँ मैं स्थानीय छोटे मोटे लोगों के साथ बैठा, छोटी बैठकों में एक विषय में रखता था प्रत्याशी के रूप में, बताइए मेरे पे क्या आरोप आप लगाएंगे, यानी जनता के सामने एक सवाल करता था। और मुझे खुशी है इस बात की कि यदि मेरे पास सामने 5,000 की भीड़ है, या मेरे सामने 2,000 की भीड़ है, या मेरे पास 1,500 की भीड़ है, उस मीटिंग में यदि एक प्रत्याशी इस रूप में कह रहा, सामने से सब कह रहे हैं कि नहीं साहब कोई आरोप आपके ऊपर नहीं है, तो मेरे पे इससे बड़ी उपलब्धि क्या है। जनता का आशीर्वाद मिलेगा भी, और मेरी प्रभु की मेरे ऊपर कृपा भी। और मैं तो आज भी प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ, हे प्रभु मुझे कम से कम ये 5 साल जो मुझे काम के मिले हैं, मैं ऐसा कुछ करके दिखाऊं, ऐसा जनता के लिए कुछ करके दिखाऊं, कम से कम बेदाग छवि मेरी जो आज तक बनी है वो भी बनी रहे, तो मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करूंगा। ऋषिकेश में हम देखते हैं कि गंगा वहीं से निकल रही है, नमामि गंगे योजना भी चली, कई सारी जगह ऐसी मतलब दृश्य सामने आया जहाँ पे गंगा गंदी हो रही है, किनारे जो हैं, तो क्या आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है कि कई सारी जगह इस तरह की जो गंदगी हो रही है तो इसको भी अब ठीक करना चाहिए इस योजना के तहत? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना सुंदर आपने सवाल किया, उसका जवाब मैं जरूर 2 मिनट फालतू लूँगा। गंगा जी से मेरा अगाध प्रेम है, दिन कोई जाता होगा जिस दिन मैं गंगा जी के दर्शन नहीं करता हूँगा। मैं डेली जाता हूँ, मेरा मकान बिल्कुल गंगा जी के किनारे, यानी थोड़ा 50 मीटर की दूरी पे। मैं परसों 12:45 पे रात को अपने घर पहुँचा, तो मैं सबसे पहले गंगा जी के दर्शन करके तब मैं अपने घर में गया। ये मेरा स्वभाव है, मैंने एक नियम बनाया हुआ है। अब आपको मैं बताता हूँ गंगा जी के प्रति जो मेरी आस्था है वो भी मैंने आपको बताई, और मैंने क्या किया वो भी बता रहा हूँ। 2007 में जब पहली बार मैं विधायक बना तो मेरे मन में ये भाव था, और मुझे खुद को गंदा लगता था कि अनेकों गंदे नाले, सीवरेज के नाले वो गंगा जी में सीधे बहते थे, और ना तो आचमन करने की स्थिति में हम लोग होते थे, नहाने की तो बात बड़ी थी, हालांकि मैं नहाया हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन लगता था कि यार बहुत गंदा इसमें जा रहा है। और मुझे याद है कि अनेकों बार मैं, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे मेरे ही अपने मुख्यमंत्री जी पार्टी के क्यों ना हो, या अन्य लोगों सबसे मैं बहुत आग्रहपूर्वक बात करता था, लेकिन कोई सकारात्मक काम नहीं हो पाया। मुझे याद है 2017 में जब कांग्रेस की यहाँ सरकार थी, विधानसभा में माननीय हरीश रावत जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी थे, मंत्री प्रसाद नैथानी जी उसी विभाग के मंत्री थे, मैंने यही सवाल उनसे उठाया कि मेरे यहाँ इतने गंदे नाले गंगा जी में जा रहे हैं, क्यों ना मेरी गंगा पवित्र हो, क्यों ना वो अविरल बहे, क्यों ना वो शुद्ध बहे, तो इस पर सरकार क्या काम कर रही है। और मुझे खुशी है इस बात की कि मेरे इतने बढ़िया सवाल पे और सरकार कोई बहुत ज़्यादा जवाब नहीं दे पाई, और खुशी इस बात की है कि इस बात पे मैंने लगभग 1 घंटा 10 मिनट मैंने डिबेट की थी, 1 घंटा 10 मिनट, और उसके बाद भी सरकार यानी कि मंत्री प्रसाद नैथानी जी हों या माननीय हरीश रावत जी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। फिर मेरे को ही लगा कि अब मुझे ही बैठ जाना चाहिए कि जवाब तो इनके पास है नहीं, जवाब ये देने की स्थिति में है नहीं, तो मैं ही अपने आप को कहता हूँ चलिए भाई हमारा जो विधानसभा का समय, जो महत्वपूर्ण समय और ज़ाया नहीं होना चाहिए, तो मैंने अपने आप को चुप कर लिया। लेकिन
फिर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा जिस योजना की आपने बात की कि नमामि गंगे के तहत मेरे इसी विधानसभा क्षेत्र में, हालांकि गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक 2525 किलोमीटर की यात्रा गंगा जी तय करती है। संयोग से मैं भारतीय जनता पार्टी के गंगा प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय सह संयोजक भी रहा हूँ। गंगा प्रकोष्ठ का, गंगा के प्रति मेरी आस्था है और जो जो हमने काम उस दौरान किए उमा भारती जी के मार्गदर्शन में और हमारे राष्ट्रीय संयोजिका जी के मार्गदर्शन में। लेकिन उसके साथ साथ अभी जब यहाँ नमामि गंगे में, हालांकि 20,000 करोड़ का महत्वाकांक्षी योजना में माननीय मोदी जी ने इसमें खर्चा करने का निर्णय किया और हो भी रहा है, जगह जगह घाट बन रहे हैं, गंगा जी में गंदगी उस प्रकार से नहीं जा रही है, सबको टैप किया गया। तो मेरे यहाँ 158 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए। आप देखिए, आपको खुशी होगी कि सारे 7 गंदे बड़े नाले जो बहते थे वो टैप कर दिए गए और आज सारे गंदे नाले और वो सीवरेज के माध्यम से, और जो हमारे लक्कड़ घाट का जो है कैपेसिटी, जो पहले एसटीपी प्लांट था उसकी कैपेसिटी बढ़ाई गई और वहाँ पे वो जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान का एकमात्र एसटीपी प्लांट जिसे मल्टी स्टोरी प्लांट कहते हैं वो मेरे ऋषिकेश में लगा है। आज उसमें भी शोधन कार्य होता है और उधर हमारे लक्कड़ घाट में भी होता है। कोई गंदा नाला, अब वो बात ठीक है, वो अपवाद स्वरूप तो कोई नाली छोटा मोटा कहीं जा रहा हो तो मैं नहीं कह सकता, कल को आप मुझे पकड़ेंगे साहब आपने ये कहा था, लेकिन आज कोई बड़ा गंदा नाला उसमें नहीं जाता है। और जो भी मेरे मेहमान बड़े सब आते हैं, मैंने एक बहुत बड़ा आस्था पथ बनवाया है वहाँ पे गंगा जी के किनारे। कभी आप आइए, मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ। इतना खूबसूरत है कि हमारे यहाँ त्रिवेणी घाट से और बैराज तक बना है, लगभग 10.5 करोड़ का उस टाइम बनाया था 2010 में। इतना सुंदर बनाया था, खूबसूरत है। श्री रविशंकर साहब जब आए थे पिछले दौरान 2010-11 में, उन्होंने मुझे बुलाया। उनका मैं देश के क्या विश्व के पूरे अनेकों देशों में मैं जाता हूँ, मुझे इतना सुंदर मैरिन ड्राइव कभी कहीं देखने को नहीं मिला जो आपके यहाँ बना है। उसके में अनेकों लाभ मुझे मिले। अतिक्रमण से हम बचे, गंदगी से हम बचे, सुंदरता वहाँ पे आई। सुबह शाम लोग वहाँ घूमते और टहलते हैं, माँ गंगा के दर्शन करते हैं और बहुत खूबसूरत बना है, कभी आप देखिए। और ये देखिए कि आज कम से कम मेरे जैसा व्यक्ति भी, अन्य व्यक्ति भी आज आचमन भी कर रहे हैं। जब मेरा मेहमान कोई आता है, इतनी सुंदर ना गंगा जी बह रही है तो एक आकर्षण का केंद्र बनती है। लोग वहाँ नहाने मतलब स्नान करते हैं। कभी कभी आपको देखने को मिलता होगा कि कुछ बच्चे डूब गए, क्योंकि वो बाहर से जाते हैं, उनके लिए तो एक बहुत ही आकर्षण का केंद्र है मेरी माँ गंगा के प्रति आस्था प्लस उनका भाव कि हम नहाएं। तो आप देखिए इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर बह रही है, इतनी साफ़ सुथरी बह रही है। ये सब उसी कारण जो 158 करोड़ रुपए मेरे प्रधानमंत्री जी ने दिए है और आज साफ़ सुथरी मेरी गंगा बह रही है। यानी कि कह सकते हैं कि ऋषिकेश में जो गंगा बह रही है मतलब काफ़ी साफ़ और शुद्ध है। ठीक है, क्षेत्र में जो हमारी गंगोत्री से जब चल के आती है माँ गंगे, आप ये देखिए कि पहाड़ों के साइड से निकलते हुए, मैं शब्द वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन जैसे कैसे पहाड़ों से गुजर के जब किसी मैदान में आती है, उस जगह का नाम है ऋषिकेश। और आज साक्षात देवी के रूप में कोई दुनिया में है तो मेरी माँ गंगे है। और वो गंगे मेरे यहाँ आज की तारीख में लगभग कह सकता हूँ साफ़ सुथरी बह रही है, अच्छी बह रही है, सुंदर बह रही है। और उनका आशीर्वाद हमारे जैसे अनेकों हजारों लाखों लोगों को मिल रहा है। आखिर में 1-2 सवाल और आपसे हम पूछना चाहेंगे। उत्तराखंड में 1-2 मांगे हैं जो लगातार उठ रही हैं। एक तो अभी भू कानून को लेकर उठ रही है कि इसमें संशोधन किया जाए, ज़रूरत है। तो पहले इसका थोड़ा सा आपकी एक राय या प्रतिक्रिया, जो आपकी सोच इसको लेकर मैं लेना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि अभी संशोधन की इसमें ज़रूरत है? देखिए, इसमें गंभीरता से हम लोग विचार कर रहे हैं और आने वाले समय पे इस पर भी कोई सकारात्मक निर्णय हमारी सरकार लेगी, ऐसा मैं विश्वास कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इस मामले में बहुत गंभीर है और आने वाले समय में इसका जरूर कोई संज्ञान जैसे मुख्यमंत्री ने लिया उस पर निर्णय होगा। दूसरा ये सवाल कि गैरसैंण को राजधानी बनाने को लेकर भी कई लोग मांग करते रहते हैं, पहाड़ के खासकर लोग। तो आपको क्या लगता है कि गैरसैंण को बना देना चाहिए एक स्थायी राजधानी? देखिए, 2000 में उत्तराखंड राज्य बना, आज 2022 है और मैं भी एक आंदोलन कर ही रहा हूँ। मैंने बहुत नारे लगाए कि आज दो, अभी दो, उत्तराखंड राज्य दो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। और उस समय मुझे याद है कि नरसिम्हा राव जी हमारे देश के प्रधानमंत्री होते थे और उनको हमारे उत्तराखंड के लोगों ने एक नारा दिया था, क्योंकि वो कुछ बोलते नहीं थे तो उनको मौनी बाबा की संज्ञा दी थी हमारे लोगों ने। तब हम लोग नारा लगाया करते थे कि असली दोषी कौन है, जो दिल्ली में मौन है, यानी कि जो मौन रहता तो बोलता नहीं था, कि असली दोषी कौन है, जो दिल्ली में मौन है। और उस समय हमारी भावना थी कि उत्तराखंड राज्य बने। लेकिन मैं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी आज दुनिया में नहीं है, नरसिम्हा राव जी भी नहीं है, मैं दोनों को श्रद्धांजलि भी दे रहा हूँ। लेकिन वाजपेयी साहब ने हमारे उत्तराखंड राज्य का निर्माण कराया और उनके लिए आभार भी व्यक्त करता हूँ पूरे उत्तराखंड की धरती से, उन सभी लोगों की तरफ से। और आप देखिए कि 22 साल के इतिहास में
17 साल 2019 4 मार्च 2019 गैरसैंण में सत्र चल रहा था। हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने, चूँकि मैं जब 2017 में विधानसभा अध्यक्ष बना, आप जैसे जितने मीडिया के साथी थे, अन्य हमारे आंदोलनकारी साथी थे, सब लोग पूछते थे कि बताओ भाई तुम्हारा क्या स्टैंड है गैरसैंण में राजधानी के बारे में। तो मैं उस समय बोला करता था कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ पे होनी चाहिए। ये एक अध्यक्ष विधानसभा के नाते मैं बोलता था, एक आंदोलनकारी के नाते मेरी भावना थी कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ पे होनी चाहिए। लेकिन जैसे मैंने बताया, मार्च 2019 में हमारी सरकार ने, यानी कि भाजपा की सरकार थी, उन्होंने इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषणा की। आज वो ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में काम कर रही है और ये ठीक है। कुछ लोग फिर आप भी ये कहेंगे स्थायी राजधानी के बारे में आप क्या क्या स्टैंड है? ये कहना होता है खासकर कि वहाँ मतलब पहाड़ के साइड ध्यान नहीं होता है नेताओं का, वहाँ पे विकास नहीं हो पाता, इसलिए वहाँ राजधानी अगर बनेगी, मंत्री वहाँ पर आएंगे तो ज़्यादा विकास होगा, ऐसा नहीं, कुछ आप कहते ये हैं। मान के चलिए हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा की है, आज वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता है। एक मुझे ये भी याद है कि जब ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा नहीं हुई थी तो अनेकों संगठन, अनेकों आंदोलनकारी साथी भी ये कहते थे चलो कुछ भी आप करिए, कुछ भी बनाइए, लेकिन बनाइए। हमने बनाई, ग्रीष्मकालीन बनाई, और मैं आज कहने की स्थिति में हूँ कि यदि वो बनी है तो सरकार का धन्यवाद करना चाहिए और उसको मानना चाहिए। इसके साथ साथ मेरा मानना व्यक्तिगत तौर पे ये है, अब हमारी सरकार हालांकि करेगी, मेरा व्यक्तिगत मानना क्या है कि अब वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होनी चाहिए, ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में ही सही। और वहाँ जो हमारे यहाँ पानी की समस्या है, उसकी झील के लिए हमारे सरकार के द्वारा पैसा दिया गया, वो डेवलप होनी चाहिए। अन्य जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनको डेवलप किया जाना चाहिए, ताकि जो ये बात है, जो भावना है कि पहाड़ भी यदि हम कुछ करेंगे तो विकास ज़्यादा होगा। यदि हमने इस पॉइंट से आगे कदम बढ़ा दिया तो निश्चित रूप से वो भावना जो आपकी है, जो जनता की भावना है या माना आंदोलनकारियों की भावना है, उसमें कहीं ना कहीं उनकी भावना का सम्मान भी होगा। चलिए, उत्तराखंड तक से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सभी सवालों के आपने जवाब दिए। तो ये थे हमारे साथ प्रेमचंद्र अग्रवाल जी, जिन्होंने तमाम जो उत्तराखंड से जुड़े और ऋषिकेश के विकास से जुड़े जो सवाल थे उन सभी के जवाब दिए। और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।